बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन ने अपना तीसरा पावर शो किया और ये कोयटा में किया गया। पहला गुजरांवाला में जो मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती में हुआ, दूसरा कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरेंज किया, तीसरा कोयटा में बलूचिस्तान में जो मौलाना फजल रहमान साहब और उनके हामियों ने उसको अरेंज किया। अब ये जो कोयटा वाला जलसा हुआ है, इस जलसे में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इदारों की तज़हीक भी की जाएगी और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब अपनी उसी रविश को बरकरार रखेंगे जो उन्होंने गुजरांवाला वाले जलसे में या उसके अलावा अपने बयानात में जो चीज़ें वो कहते रहे हैं वो उसी ट्रैक पे रहेंगे, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है उसको आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए हैं, आइन शिकनी की है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का जो तकरीर करने का अंदाज़ है, अगर उस पर आप गौर करें तो ये धमकाने वाला अंदाज़ है और वो दोनों आर्मी के अफसरान को डरा रहे हैं कि आपकी रिटायरमेंट के बाद हमारी जमात जो है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और ये बात आसिफ अली जरदारी एक दौर में कह भी चुके हैं। ये एक सोच है पॉलिटिकल लोगों के अंदर कि हम रिटायर नहीं होते, हम मौजूद रहते हैं, हमारे बच्चे हमारी जगह ले लेते हैं। तो ये जो फ़ौजी हैं या जज हैं या बाकी लोग हैं, ये रिटायर होकर चले जाते हैं तो फिर इनसे बाद में बदला लिया जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है। तो ये एक सोच है और ये हकीकत भी है कि जो सर्वेंट्स हैं वो तो रिटायर हो जाते हैं। सियासतदान पाकिस्तान में या दुनिया भर में रिटायर नहीं होते नॉर्मली, और अगर वो हो भी जाएं तो उनके बच्चे उनकी जगह लेने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आ जाते हैं। लिहाजा वो हाजिर सर्विस रहते हैं और हमेशा उनका जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहता है पॉलिटिकल लोगों का। और मियाँ साहब अब ये इशारतन उनको ये बता रहे हैं। मियाँ साहब ने जो खिताब का किए जो आखिरी हिस्सा था, जब उन्होंने जनरल बाजवा को भी उन्होंने थ्रेट किया और DG ISI को भी उन्होंने थ्रेट किया, और उसके बाद आ जाएं तकरीर के आखिरी हिस्से पे। तकरीर के आखिरी हिस्से में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं 3 तबकात को अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये है सबसे अहम हिस्सा। एक, उन्होंने कहा जी फ़ौजी जवानों, जो पाकिस्तान की फ़ौज के जवान हैं उनके बारे में। दूसरा, जो पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बारे में। और तीसरा, पाकिस्तान की जो आवाम है उनके बारे में। ये बड़ा अहम है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के आम फौजियों से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने ना सिर्फ मुल्क की हिफाजत का हलफ लिया है बल्कि आइन की पासदारी का हलफ भी लिया है, और आपके जो जर्नैल हैं या बड़े जो अफसर हैं वो ऐसा नहीं कर रहे और आप उनके साथ ना चलें। यानी जो लुब्बे लबाब था मियाँ साहब की गुफ्तगू का वो ये था कि फ़ौजी जवान और जो आम फौजी अफसरान हैं वो अपनी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ हो जाएं, उनकी बात मानना छोड़ दें। जो चेन ऑफ कमांड है पूरी ऊपर से नीचे तक आती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं। उन्होंने फ़ौज को उकसाया है इदारे के अंदर बगावत पर। आपको इसका कोई भी मतलब ले, मुझे तो यही समझ आई है। मुझे तो यही समझ आई है कि उन्होंने फ़ौज को ये बताया कि बात नहीं माननी और ये गलत हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ खड़े होना है, और अगर आपको कोई अहकाम दिए जाएं इस हवाले से तो किसी भी इमरजेंसी में तो आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना है। ये है वो बात जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाक फ़ौज को कही है। इस पर बाकायदा दफ़ात लगती हैं, इस पर पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज है कि इस पर मुकदमा हो सकता है, बगावत पे उकसाना या ख़ुद इस तरह के जुमले बोलना। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज को तकसीम करने की एक साजिश की है इस जलसे में। पहले नंबर पे तो ये है। अच्छा, मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊं, मियाँ साहब जब भी फ़ौज की बुराई शुरू करते हैं तो मुशर्रफ साहब से शुरू होते हैं। इनको ज़ियाउल हक साहब और अयूब खान याद नहीं रहते, क्योंकि अयूब खान पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी और पीपल्स पार्टी को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बनाने वाले इंसान थे, और ज़ियाउल हक मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैदा करने वाले इंसान थे, उनको बनाने वाले इंसान थे।
तो उनके बारे में कोई एक जुमला या कोई एक बात भी ये नहीं करते। हाँ, वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से इनको लगता है कि फ़ौज ने हमारा साथ नहीं दिया। जनरल राहील शरीफ साहब के दौर के अंदर इन्होंने कहा कि धरने हुए, और वो कहा जमहूरियत के ख़िलाफ़ इन्हीं मुट्ठी भर लोगों की एक साजिश थी। अब उसमें वो फिर फ़ौजी क़यादत को इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जनरल राहील शरीफ का नाम नहीं ले रहे। उनके साथ इनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं सऊदी अरब की वजह से, क्योंकि सऊदी अरब ने मियाँ नवाज शरीफ को बाहर निकलवाया और जनरल राहील इस वक्त सऊदी अरब की नौकरी कर रहे हैं, वहाँ की एक मुश्तरका फ़ौज की। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम नहीं लिया, ज़हीरुल इस्लाम का नाम ले चुके हैं, अलबत्ता जो ISI के उस वक्त चीफ थे। अब आ जाए सिविल सर्वेंट्स के नाम पे जो पैगाम दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और उनको तकरीबन उन्होंने धमकाया है एक अंदाज से। उन्होंने कहा जी कि ज़माना बदल रहा है, अब बचना नामुमकिन है। फिर सिंध पुलिस को उन्होंने सैल्यूट किया और उन्होंने कहा जी सिविल सर्वेंट को गुजारिश है कि वो अपने लिए भी इज़्ज़त कमाएं। सिंध पुलिस ने इज़्ज़त कमाई है और वो कोई अहकामात हुक्मरानों के वो ना माने जो उनको कहे जा रहे हैं। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब में और नवाज शरीफ साहब के दौर में वफाक में, ये तो सारे ज़ाती मुलाजमीन थे, ये तो बच्चों के काम करते थे। हमजा शहबाज इंटरव्यूज़ लेकर तैनातियाँ करता था, उसका तो ताल्लुक़ कोई नहीं था। सलमान शहबाज मुलाकातें करके अपने वालिद को बताता था कि किसको कहाँ पे लगाना है। मुझे अच्छी तरह याद है हुसैन नवाज इस्लामाबाद में आया और जो पाकिस्तान का नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक की अहम वैकेंसीज़ के लिए उसने इंटरव्यूज़ लिए बड़े अहम लोगों के, और उनको उसने कहा कि जी हमें आपसे ये काम होगा बाद में, आप ये कर दें तो हम आपके लिए ये जॉब क्रिएट कर देते हैं, आपको ये जॉब दे देते हैं। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुसैन नवाज मुझे अदालत में ले जाए, मैं वो बंदे भी बता दूंगा जो साथ मौजूद थे हुसैन नवाज के उस वक्त जब वो ये इंटरव्यूज़ कर रहा था, किस किस के किए थे वो भी बता दूंगा। तो ये इस तरह जो है वो ब्यूरोक्रेसी को तो आपने इंतहाई कंट्रोल में रखा, ज़ाती मुलाजिम बनाकर रखा, पुलिस को भी ज़ाती मुलाजिम बनाकर रखा। साना मॉडल टाउन में पुलिस ने और इंतज़ामिया ने जो आपके लिए किया उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ज़ाती मुलाजिम आपके बन के रहें, लेकिन जब आप हुकूमत में ना हो तो फिर वो हुकूमत के काम भी ना करें, दूसरी हुकूमत की बात भी ना माने। तो ये पैगाम मियाँ साहब ने ब्यूरोक्रेसी को भी जारी किया है। अवाम के नाम जो पैगाम है वो इन दोनों से ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज आपकी अपनी फ़ौज है, इस फ़ौज को इज्जत दो, मगर जब आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का मामला आए तो समझौता नहीं करना। अब ये तो डेफिनेशन मियाँ साहब ने दी है ना, यानी ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने कहा समझौता कर लो, अयूब खान के दौर में कहा समझौता कर लो, जब जनरल कियानी इनके साथ मिलकर साजिशें कर रहे थे और ये काला कोट पहनकर मेमोगेट स्कैंडल में अदालतों में जा रहे थे तब समझौता कर लो, जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को उनकी हुकूमत से गिरा रहे थे तो तब इन्होंने कहा कि समझौता कर लो, और फ़ौज के साथ हर किस्म का समझौता खुद भी किया और अवाम को भी करवाया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन अब क्योंकि इक़्तिदार में नहीं है, एहतसाब हो रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि अब मैं दे रहा हूँ डेफिनेशन आइन शिकनी की, और मेरी बताई हुई तारीफ के मुताबिक अब आपने समझौता नहीं करना, कोई फ़ौज अपनी आवाम से नहीं लड़ सकती। इस नहज पे ले गए मियाँ नवाज शरीफ साहब। लोगों को उन्होंने कहा एहतजाज करो, बाहर निकलो, फ़ौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये आपको कुछ नहीं कह सकते। कोई फ़ौज अपनी आवाम से, और फ़ौज आवाम से वाकई नहीं लड़ सकती। अवाम फ़ौज से मोहब्बत करेगी तो फ़ौज काम कर सकेगी। अगर फ़ौज को और अवाम को आप मुतनफ़र कर देंगे तो फ़ौज भी काम नहीं कर सकेगी और उस रियासत के पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। तो मियाँ साहब उसी मिशन पे हैं और उन्होंने फ़ौज को और अवाम को आज के जलसे में आमने सामने खड़ा करने का एक इंदिया ना सिर्फ दिया बल्कि उसके ऊपर लोगों को उकसाया है, और उन्होंने कहा कि मफाद परस्त मुट्ठी भर लोगों को इजाज़त मत दीजिए कि वो आइन शिकनी करें। और वो मुट्ठी भर लोग जो है वो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं और जनरल फैज़, उनके बारे में मियाँ साहब कहते हैं, जब ये बात करते हैं तो एक्चुअली वो उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फ़ौज को उकसाया फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, ब्यूरोक्रेसी को उकसाया हुकूमत और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, और इसी तरह अवाम को उकसाया फ़ौज के ख़िलाफ़। ये वो मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी फ़ौज की गोद में रहे, जो सारी ज़िंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलते रहे, जो सारी ज़िंदगी यही सियासत करते रहे, और आज
वो उन्हीं इदारों को दीवार के साथ सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि वो इदारे इस वक्त मियां नवाज शरीफ को रेस्क्यू नहीं कर रहे करप्शन के उन केसेस में जिनमें वो फंसे हुए हैं। अब ये एक खुली बगावत है एक तरह की जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कर दी है। इसी जलसे के अंदर अवैस नूरानी गद्दारी के जुमले बोले हैं, सुने जरा उसने क्या कहा। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल, हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। अवैस नूरानी के ये जो स्टेटमेंट है ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है। वो भारत की जुबान बोल रहा है। भारत कहता है बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनेगा, एक आज़ाद रियासत बनेगा। वो भी यही कह रहा है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत बनेगा। आपकी फ़ौज वहाँ बैठी है, आपकी फ़ौज वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ रही है, दुनिया भर की एजेंसी से लड़ रही है, कुलभूषण यादव जैसे एजेंट्स के साथ लड़ रही है, दहशतगर्दों के साथ लड़ रही है और उन लोगों से लड़ रही है जो भारत से तरबियत लेकर आए हैं। और आप वहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ पे काबिज़ है और ये एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए बलूचिस्तान। आप ख़तरे को समझिए कि किस लेवल का है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी आने वाले वक्त में इसलिए भी है कि गवादर और जो आपका पूरा का पूरा एक निज़ाम बनने जा रहा है सी पैक का, उसमें बलूचिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है। वहाँ तरक्याती मंसूबे भी जाएंगे, वहाँ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी होंगी, वहाँ इंडस्ट्री भी लगेगी, वहाँ खुशहाली भी आएगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जो बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहती थी, या पीपल्स पार्टी के दौर में, या जब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे इक़्तिदार में शरीक थे, वो नहरें क्या 2 साल के अंदर सूख गई हैं? भाई ये बलूचिस्तान तो बचपन से हम देख रहे हैं ऐसा ही है, हमारे वालिदैन अपने बचपन से देख रहे हैं ऐसा ही है, हमारे दादा परदादा देख रहे हैं ये ऐसा ही है। तो इसको 2 साल के अंदर तो तब्दील नहीं कर दिया जा सकता। तो आपने 2 साल के अंदर आपका मौक़िफ़ इतना बदल गया कि अब आप बलूचिस्तान में एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं, और ये वो ख्वाहिश है जो इस जलसे से खुलकर सामने आई। मैंने आपसे कहा था कि इन जलसों के अंदर बोले गए जुमले इस अपोजिशन का पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये इनके पीछे पीछे रहेंगे जब तक ये सियासत करते रहेंगे। तो ये भी एक ऐसा जुमला है कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत होना चाहिए। ये जुमला भी याद रखा जाएगा और इसका जवाब मांगा जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम को भी मांगना चाहिए जिनके दिल में पाकिस्तान है, और हर पाकिस्तानी को भी मांगना चाहिए, और इस आदमी को तो जेल में डालना चाहिए पकड़ के। लेकिन क्योंकि जेल में इसलिए नहीं डालेंगे कि आर्मी चीफ डाल नहीं सकते, फ़ौज जो है वो दीवार के साथ लगी हुई है, और वो इसलिए लगी हुई है कि एक पॉलिटिकल पूरी की पूरी एलीट उनके खिलाफ हो गई है और लगातार कमज़ोरी शो की जा रही है। वरना कोई भी मुल्क हो, इस तरह के स्टेटमेंट के बाद कानून की मौजूदगी में जेल की सुलाखें होती हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन इधर ज़रा थोड़ा पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ादी है, और वो आज़ादी की वजह जो है फ़ौजी क़यादत की कमज़ोरी है या पाकिस्तान की हुकूमत की कमज़ोरी है, इसको आप ऐसे ले लें। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई, मरीम नवाज़ ने आज कहा कि मैं रोई हूँ, और एक लंबी तमहीद सुना दी। मैं ज़रा वो भी आपको झूठ पकड़ लूँ और आपको झूठ पकड़ के भी बता दूँ। मरीम नवाज़ ने कहा मैं कभी नहीं रोई, गिरफ़्तारी देते हुए नहीं रोई, अपनी वालदा को बीमार छोड़ते हुए मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, मेरी वालदा फौत हो गई, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, मेरे वालिद 2 मरतबा जेल गए, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। लेकिन यहाँ पे एक बच्ची आई जो बता रही थी कि लापता अफराद में उसके भाई हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तो लापता अफराद वाला मामला जो है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 5 साल आपके अब्बा पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, आपने कभी लापता अफराद का जिक्र नहीं किया। उस बीच में ये लोग आपके वज़ीर आज़म हाउस के बाहर आकर बैठते रहे, उस बीच में ये लोग वफ़द ले लेकर आप लोगों से मिलने की कोशिश करते रहे। मरीम नवाज़ साहिबा, ना आपने इनसे मुलाकात की, ना आपने इनकी बात सुनी, ना आपकी आंखों में कभी इनके लिए आंसू आए। ये झूठ मूठ के आंसू हैं और सिर्फ इक़्तिदार के लिए हैं और किसी लिए नहीं हैं। लिहाजा ये कोई लापता आज नहीं हुए, इनसे पूछना था ये कब हुए लापता। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से भी पहले, जरदारी साहब के दौर से भी पहले, ये बड़े सालों से लोग लापता हैं और इनके लिए मीडिया में भी आवाज़ उठाई जा रही है, और हम ये चाहते हैं कि ये लापता लोग बाजियाब हों। लेकिन आज आपने पहली दफ़ा सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपकी बेशुमार रोने की और आंसुओं भरी, आपकी हिचकियों भरी आपकी
जो वीडियोज़ हैं वो पहले ही वायरल हो चुकी हैं, उन तमाम वाक़यात पे जिनके आपने कहा कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। तो आपने आज फिर झूठ बोला कि मैं नहीं रोई, मैं सिर्फ आज रोई हूँ। आप बहुत दफ़ा रोई हैं और आपकी ये तस्वीर सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। और इनके ऊपर कुछ मुस्लिम लीग नून से उनस रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने और कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा था कि मरीम नवाज़ के इन आंसुओं का जवाब हुकूमत वक्त को और पाकिस्तान के इदारों को देना पड़ेगा, जुडिशरी को और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान को इन आंसुओं का जवाब देना पड़ेगा। तो वो आपके आंसू जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपने एक झूठ बोला, मैंने कहा मैं आपकी तस्हीह कर दूँ और याद दिला दूँ कि आप रोई थी, जैसे आप भूल गई कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह का आपका ये आज का स्टेटमेंट था। बहरहाल अब हुकूमती रिएक्शन आएगा कल के बाद से, लेट्स सी कि क्या रिएक्शन आता है और हुकूमत इन मामलात को कैसे देखती है। अब ज़रा एक लंबी छुट्टी है पीडीएम के जलसों की, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन चलेंगे और उसके बाद फिर पेशावर वाला जलसा होगा। तो जलसों से तो हुकूमत जाने वाली नहीं है और ना वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है जिससे एक हुकूमत गिराई जा सकती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबंदियां शुरू हो गई, उस पर एक और वीडियो करूंगा, कौन कौन क्या सोच रहा है और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अगले वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।